नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 9 अगस्त 2023 और आज जो है आपका सीएचएसएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट के भी एग्जाम समाप्त हो गए। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ही फायदेमंद साबित होगी, जैसा कि आज तक साबित होते आया है। और मैं आपको रिलेट करके याद करना सिखाता हूं, उस पर भी विशेष बल दें जो बच्चे नए हैं, जो आज पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि भाई एक चीज से कई सारे चीज सिखाऊंगा जिससे कि आपको याद रहेगा, ठीक है। अन्यथा किताब में तो दुनिया जहान सब है ना। तो आइए शुरू करते हैं भैया। पहला जो प्रश्न पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में, प्रधानमंत्री श्रम योगी मिशन किसके लिए शुरुआत की गई है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मिशन जो है ये सबसे पहला अगर ऑप्शन में देखें तो आदिवासी हो सकता है। ये लोग जो है ये आदिवासी, इनमें कुछ क्राइटेरिया है कि भाई किनको किनको मिलेगा। ऐसे आदिवासी लोग जो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है ना। तो ऐसे लोग इस मिशन का लाभ ले सकता है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मिशन, ठीक है। इसकी में अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था, क्योंकि इसके ऑप्शन में अरुण जेटली साहब रहते हैं और भी 2-3 केंद्रीय मंत्री रहते हैं, है ना। इनके अलावा इस योजना में एंट्री अगर किसी को चाहिए, किसी को इसका फायदा चाहिए, तो उस लाभार्थी का उम्र क्या होना चाहिए दादा? 60 वर्ष या उससे अधिक। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यानी जो गवर्नमेंट जॉब की है ना, गवर्नमेंट जॉब की रिटायरमेंट की उम्र है, आफ्टर दैट ही ये चीज का लाभ आदमी ले सकता है। एक चीज और याद रखिएगा मेरे मित्र, ये जो अटल योजना है, ये अटल योजना में लाभार्थी का उम्र सीमा आपसे 2000 बार पूछा जा चुका है। श्री 2001 अगली बार आपके एग्जाम में हो सकती है, ठीक है। इनके अलावा अटल साहब का नाम ले लिए हैं, एक क्वेश्चन तो दागूंगा जरूर। 25 दिसंबर को अटल साहब के जन्मदिन पे भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब यूएनओ के अंदर हिंदी में भाषण देने वाले हमारे प्रधानमंत्री बने थे। सबसे कम दिन तक 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे? आज मैंने यही पे इस पे पहले वाले बिना मतलब ही बता दिया था, पता नहीं सुनते रहते हैं। तो 63 तत्व थे भाई मेंडलीव के आवर्त सारणी में, ठीक है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में ये 63 तत्व आपका आंसर हो गया। मेंडलीव के आवर्त सारणी में मात्र 63, जिसमें 7 आवर्त था। अभी इसकी बनावट की बात हो रही है, तो तत्व की बात हो गई कि 63, अब ये बनावट की बात कर रहे हैं, तो जिसमें 7 आवर्त और मात्र 9 वर्ग था। इस प्रकार से जो आपका मतलब इस प्रकार से खड़ा रहता है, इसे जो है आपका मात्र 9 था इस प्रकार से, और जो ये कॉलम है, सॉरी रो है, ये 7 ही था। तो 7 तो आज के भी आवर्त सारणी में है आवर्त, लेकिन जो वर्ग हैं वो 9 से बढ़ के 18 हैं, जिसे हम आजकल रीड करते हैं, जो मोसले साहब ने बनाया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? मोसले साहब, ठीक है। इसमें जो है आपका 118 ज्ञात तत्व हैं, 94 प्राकृतिक है और 24 आपका सिंथेटिक तत्व है, जिसे कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। मैंने एक क्वेश्चन और भी आपको बता दिया है अंदर जाके, कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व ऐसे हैं जो गैस फॉर्म में विद्यमान है, तो गैस फॉर्म में मात्र 11 तत्व विद्यमान है, ठीक है। इनके अलावा एक चीज और, कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मेटल कितने हैं, नन मेटल कितने हैं और सेमी कंडक्टर कितने हैं आपके आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में, तो 91 मेटल है, 20 नन मेटल है और 7 जो है सेमी कंडक्टर कहिए या फिर इसे उपधातु भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, इसकी ईस्वी याद रखना बहुत जरूरी है। 1869 में होती है। 1869 से आपके और चीज बता देता हूं, थोड़ा सा आ जाइए। सबसे पहले सुएज नहर का निर्माण होता है। सुएज नहर का जो निर्माण बन के तैयार हुआ ये 1869 में हुआ। लेकिन यहीं पर ये आपसे पूछ ले कि भाई बनना कब तैयार हुआ था सुएज नहर, तो 1859 में। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1956 में। ये तीनों ही इस भैया सुएज नहर की हैं। इसके अलावा सुएज नहर की बात हुआ है तो कुछ दूंगा तो जरूर भैया। 164 किलोमीटर बनने के समय इसकी लंबाई आंकी गई थी। वर्तमान में इसके कुल विस्तारित एरिया की लंबाई 190 किलोमीटर से भी अधिक हो चुकी है। ये बात ध्यान रखेंगे। सुएज नहर
नहर रेड सी को भूमध्य सागर से जोड़ते हैं, लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है। अगर आप महादेश की बात में करेंगे तो एशिया से अफ्रीका को अलग करने का भी काम करते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। सुएज नहर का अधिकांश पार्ट कहाँ पे है? मिस्र में है, इजिप्ट में है। चलते हैं आगे। अगला जो पॉइंट है, न्यूलैंडस ने अष्टक के नियम कहां तक लागू होता है? तो सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है। इस लाइन से हमने क्या सीखा कि अष्टक का नियम किसने दिया? तो न्यूलैंडस ने दिया। और न्यूलैंडस के जो अष्टक के नियम है, ऑक्टेव का लॉ है, वो कहां तक फॉलो होती है? तो कैल्शियम तक। क्यों? इन्होंने क्या बताया था कि भाई कोई भी जो तत्व है इस वाले नियम के अनुसार, तो मेरा ऐसा मानना है, ये न्यूलैंडस साहब की आवाज में मैं बोल रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि जो 8वां तत्व आएगा इसकी प्रॉपर्टीज इसमें रिपीट होती है, लेकिन ये सिर्फ कैल्शियम तक तो सही चला, लेकिन उसके बाद ये वाली बात का कोई वैल्यू नहीं रहा। अगला, गरबा किस राज्य में मनाई जाती है? कॉमन क्वेश्चन है। गरबा गुजरात में। ठीक है, यह नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। बिहार में नवरात्रि के अवसर पर झिझिया त्योहार होता है। बिहार में एक सामा चकेवा नामक त्योहार होती है जो दीपावली और छठ के बीच में होती है। इसका मतलब छठ भी बिहार में होती है ना? तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा लावनी, तमाशा, रंगोली, कोली, फुगरी, लेजिम, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, दही हांडी, गुड़ी पाड़वा, ये सभी के सभी आपके कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र के हैं। देखिए, जो मैं 6 महीने से एग्जाम को रीड कर रहा हूं, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, है ना, यहाँ का ज्यादातर त्योहार आया है। गुजरात और राजस्थान, यहाँ का ज्यादा त्योहार आया है। नृत्य में बात करें तो महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा, राजस्थान और उस साइड पुवारी साइड का सब जो है नृत्य आया है ना। एक वीडियो मैं लाऊंगा झन्नाटेदार, ताकि आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें रामबाण कर दोगे आप, कोई भी दिक्कत, कोई भी शिकवा गिला नहीं रह जाएगी, है ना भैया। लावनी, तमाशा, ये सब बता ही दिए। जिसमें जो है गुड़ी पाड़वा को याद रखेंगे, ये महाराष्ट्र का नव वर्ष है। और शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव, इन दोनों का बसाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मोढेरा का सूर्य मंदिर, पालीताना का जैन मंदिर, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, गिर नेशनल पार्क जहां पे आपको एशियाई शेर देखने को मिलेगा। कल ही मेरा मित्र वहां घूमने गया था। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी टर्मिनल, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कच्छ के रण, काठियावाड़ी प्रायद्वीप, ये सभी के सभी आपके गुजरात में स्थित है। गुजरात देखिए, जो हमारे यहाँ 9 तटरेखा वाला राज्य है, ये कौन कौन से भाई? गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये छोटकू गोवा है, फिर कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये जो भी है हमारे तटीय राज्य 9, इसमें सबसे लंबी तटीय रेखा की लंबाई किसकी है? गुजरात की। और दूसरा सबसे लंबा तटरेखा किसकी है? आंध्र प्रदेश की, है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गुजरात सभी भारतीय, मतलब बता ही दिया। और सबसे छोटा तटरेखा की लंबाई किसकी है? गोवा की। ठीक है, इनके अलावा ईएमएफ का सिद्धांत किसने दिया था? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सिद्धांत जो है, 3 ऑप्शन थे, माइकल फेराडे, 4 थे, एक नहीं मिला था। माइकल फेराडे, न्यूटन, कोपरनिकस, है ना। तो ये आपका माइकल फेराडे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोपरनिकस साहब ब्रह्मांड के नियम से संबंधित है, न्यूटन साहब गति के नियम से संबंधित है, शीतलन के नियम से संबंधित है, गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित है। उसके अलावा आपके इंटर में एक कैलकुलस चैप्टर आता है मैथ के अंदर, है ना, जिसमें आपका 2 पार्ट रहता है, एक तो इंटीग्रेशन, एक डिफरेंशिएशन, इस प्रकार से, है ना। तो भाई ये जो है आपका, है ना, dy/dx इस प्रकार से रहता है ना भाई, dy/dx इस प्रकार से, और एक आपका इंटीग्रेशन का साइन इस प्रकार से होता है ना। तो ये इसमें भी योगदान दिए थे न्यूटन महोदय, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। माइकल फेराडे ईएमएफ का हो गया, राइट आंसर हो गया। इसके अलावा डाल्टन महोदय को परमाणु से जोड़ लीजिएगा, नील्स बोर को परमाणु से जोड़ लीजिएगा, ये सब जो है कुछ ध्यान रखें, है ना। रिवर्स रेपो रेट बहुत ज्यादा हो तो बाजार में पैसा पे क्या असर पड़ेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। सबसे पहले इसके लिए आपको रिवर्स रेपो रेट को समझना होगा, और मैंने आपको आरआर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, ये सभी के सभी मैं बता चुका हूं, और ये भी बता चुका हूं कि ये कैसे हमारे अर्थव्यवस्था को इफेक्ट करता है, सामान को महंगाई कम करने ज्यादा करने में कैसे ये रोल निभाता है। ठीक है, आइए पहले यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं उत्पन्न करना है, सिर्फ रिवर्स रेपो रेट पढ़िए, एक चीज समझिएगा, उसका उल्टा कर लीजिएगा तो रेपो रेट हो जाएगा। ठीक है, आइए, ये क्या होती है कि मान लीजिए आपका अकाउंट है पीएनबी में, बच्चे की पसंदीदा बैंक पीएनबी, आराम से खाता खुल जाती है ना। और ये आपका आरबीआई, ये क्या है भाई? आरबीआई जो है हमारा सेंट्रलाइज कर का, ये अपना केंद्रीय बैंक है।
क्या आरबीआई में किसी का खाता खुला है आज तक? तो नहीं भैया, आरबीआई में किसी का खाता नहीं खुलता है। ये जो है एक पंजीयन के तौर पे, यानी सभी बैंकों का जो है आप एक का अभिभावक कह सकते हैं, है ना, जो भी कमर्शियल बैंक है ना। तो भाई ये जो है पीएनबी, ये रिवर्स रेपो रेट के थ्रू क्या करेगा, अपना पैसा इसमें जमा करता है। एक लिमिट होता है, ये तय कौन करता है? तो आरबीआई ही तय करता है। उससे कम नहीं जमा कर सकते, ज्यादा जमा कर सकते हैं। ठीक है भैया, वो होता है ना कि भाई आपने 150 रुपया से कम मासिक जमा नहीं कर सकते, आप चाहो तो 1.5 लाख भी कर सकते हो मासिक अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो ऐसे ही तो एक रिवर्स रेपो रेट दे रहे हैं, इसको जमा करना होता है पीएनबी को इस आरबीआई के अंदर, है ना। और इस जो जमा है, मान लीजिए एसबीआई ने 1000 रुपया जमा कर दिया। अब एसबीआई बैंक के लिए 1000 बोलेंगे तो हमको लगता है इसका तो डस्टबिन का भी खर्च नहीं निकलेगा, है ना भैया। फिर भी समझने के लिए 1000 रुपया इन्होंने जमा किया। अब इस 1000 रुपये पे आरबीआई क्या करता है, इनको इंटरेस्ट देता है। किसको? पीएनबी को। ठीक है, ये पीएनबी रखा है हमने, एसबीआई ने रखा है ना। तो पीएनबी को इंटरेस्ट देता है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहां पे थोड़ा चलिए, रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है तो बाजार में पैसा पे क्या असर पड़ेगा? अब भाई इस पैसे पे, इस 1000 रुपये पे आरबीआई टैक्स जो है, अपना जो ब्याज है वो ज्यादा कर दिया है। तो इस स्थिति में पीएनबी क्या चाहेगा कि मैं अधिक से अधिक पैसा इन्हीं को दे दूं, आरबीआई को, ताकि मुझे अधिक से अधिक ब्याज प्राप्त हो। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, लोगों तक लोन पहुंचना कम हो जाता है और बाजार में मुद्रा क्या होगा, कम हो जाएगी, है ना। तो भाई इकोनॉमिक्स में टर्म लगते हैं सीधे, अर्थ निकलते हैं उल्टा। ठीक है, ध्यान रहे, है ना। तो इसके अलावा ये सब तो मैं बता ही चुका हूँ, रिवर्स रेपो रेट ये सब कौन बनाते हैं? आरबीआई बनाते हैं। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में और राउरकेला में। ठीक है, देखिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में है कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला में है बिरसा मुंडा स्टेडियम। ये दोनों भी स्टैटिक्स फॉर्म से याद रखें, क्योंकि यहाँ पे खेला हो गया हॉकी वर्ल्ड कप, छोटा मत समझिए, आने वाले समय में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम ध्यान रखेंगे अलग अलग से, है ना। वो विजेता कौन रहे इस प्रतियोगिता के? जर्मनी। और रनर्स अप कौन रहे? तो आपका बेल्जियम रहे हैं। इसके अलावा अब कुछ हाल फिलहाल में हुए खेल कहां कहां पे हुए जरा देख लेंगे। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 दिल्ली में हुआ है। भारत को कितने गोल्ड मिले थे? 4 गोल्ड मिले थे। चारों खिलाड़ी का नाम मैं पहले बता चुका हूं, स्वीटी बुरा, नीतू घनघस, लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन। इनके अलावा एशियाई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहां पे हुआ? कजाकिस्तान अस्ताना में। यहाँ पे पंघल वगैरह ये सब जो है पदक जीते हैं। इसके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 अमेरिका के ओरेगन में हुआ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 विजेता अर्जेंटीना कहां पे? कतर में हुआ। कॉमनवेल्थ गेम 2022 सबसे 1 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, भारत का पोजीशन चौथा, कहां पे हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के प्रथम नर्तक बने जिन्होंने 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण प्राप्त किया था? तो उड़ीसा ओडिसी नृत्य के लिए प्रथम बार जो है आपका पद्म विभूषण 2000 में खर्च किया गया गुरु केलुचरण महापात्रा के ऊपर। ठीक है, तो इन्हें मिला था। इनके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा जो है ये आपका भुवनेश्वर के अंदर सृजन नामक एक डांस स्कूल खोला, जिनके अंदर आपका ओडिसी नृत्य सिखाया जाता है। एक बार चलेंगे जरूर। इनके अलावा ओडिसी नृत्य में सोनल मानसिंह को 2003 ईस्वी में पद्म विभूषण दिया गया, जो सबसे कम उम्र के डांसर या नृत्यांगना है जो पद्म विभूषण प्राप्त करी है। 2023 में तबला के सुप्रसिद्ध वादक जाकिर हुसैन साहब को भारत रत्न दिया गया है। और इनसे जो है क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, जैसे अभी पूछा गया था कि मुलायम सिंह यादव को किस क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण दिया गया। मणिपुरी नृत्य के गुरु गुरबिपिन सिंह को 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब आपके सामने ये लिस्ट है जो पद्म विभूषण इस बार बांटे गए हैं, करंट वाला, तो देख लीजिए। इसमें मैंने कल ही बात कर लिया था, तो चलते हैं सीधे आगे। इसके अलावा एक चीज जरूर याद रखेंगे, जो इसमें जो महाल नविस है ये बचा हुआ है, आने वाले एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। महाल नविस ये जो है मेडिसिन के सेक्टर से हैं, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। और ये आपका ओआरएस वाला जो घोल होता है ना, उसके विषय में जो अपनी राय मशवरा दिया था। इनके अलावा भारतीय संविधान में आपातकालीन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? भैया हमारे पास जो है 3 आर्टिकल है जिससे आपातकाल जो है हम लागू करवाते हैं। वैसे जो है 352 से 360 आप डायरेक्ट भी इन्हीं से रिलेटेड तथ्यों को पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पार्टिकुलर है, अगर हो सकता है कि पार्टिकुलर में तो या फिर चेन के क्रम में दिया हो कि 352 से 360, तो ऑप्शन डिपेंड करता है। लेकिन आपके 3 जो है आपका आपातकाल लागू करने वाले आर्टिकल है। एक तो 352 है, इसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं। एक हमारा 356 है, जब किसी राज्य में संवैधानिक ढांचे के अनुसार शासन व्यवस्था नहीं चल रहा हो तो उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, तो उस राज्य में फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 360 वित्तीय आपात, राइट।
इसके अलावा ये जो आपातकालीन व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया और कहाँ रखा गया है, तो ये हमारा आपातकाल की आपने आर्टिकल देखा 352, 356, 360 इसे भाग 18 में रखा गया है और ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। 352 में क्या है भाई, राष्ट्रीय आपात की चर्चा है, 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा है और 360 में वित्तीय आपात की चर्चा है, जो इंडिया में आज तक नहीं लगी है। वित्तीय आपात आंतरिक मामले की गड़बड़ी के आधार पर देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा, बच्चे जैसे ही देखा पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा, फटाक से जो है ये जो पहले लगा था वही मार देते हैं। लेकिन ये वाला शब्द पढ़ना आप ना भूलें, आंतरिक मामलों के गड़बड़ी के आधार पे ये जब पूछेगा ना तो आंसर 1975 देना, ठीक है भैया, 1962 मत दे देना भाई, 1975 ही देना। क्यों पता है क्यों, जब इंदिरा गांधी के समय बहुत सारे उथल पुथल हुए है ना, इसीलिए इसे आयरन लेडी कहा जाता है। आयरन लेडी ऐसे ही नहीं कहा जाता है, उन्हीं के समय देश में आंतरिक मामले के गड़बड़ी के आधार पे यानी अपने ही घर में गड़बड़ी के आधार पे देश में आपातकाल घोषित किया गया था। आपातकाल जनरली कैसे घोषित होता है, जब कोई आक्रमण हो जाए विदेशी, है ना, या फिर कोई बहुत बड़ा कांड हो जाए तब होती है, लेकिन यहाँ पे हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और 1975 से आप याद रख सकते हैं कि सिक्किम जो है इनको राज्य का दर्जा दिया गया था और ये भारत का 22वां राज्य बना था, है ना, जिसके लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा है कि क्वेट्स स्मॉल फाइनेंस की स्थापना कब हुई, भैया स्मॉल फाइनेंस मैक्रो वाला, है ना, तो ये जो है आपके लोन मुहैया कराता है, छोटे छोटे वित्त प्रदत्त आपने लिखा देखा होगा ऑटो के पीछे, है ना, तो ये सब कहां से आते हैं, है ना। तो ये जो इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस है ये 2016 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो मद्रास में है, चेन्नई में है। इनके अलावा एक एयू स्मॉल फाइनेंस आपके आने वाले शिफ्ट में, ये मेरे तरफ से रख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो एयू स्मॉल फाइनेंस की स्थापना 1996 में हुआ था। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। एक बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की चर्चा कर लीजिए। यहाँ पे बांग्लादेश ग्रामीण बैंक इसलिए इंपोर्टेंट है कि इसके संस्थापक ही इंपोर्टेंट है, मोहम्मद यूनिस, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, ऑप्शन के अनुसार वेम्बनाड झील सबसे वैसे भी है। केरल में सबसे बड़ी झील है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है, उड़ीसा के अंदर है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने बताया था कि भाई रामसर साइट में सबसे पहले उड़ीसा झील को ही शामिल करा गया था। भारत में मीठे पानी की झील जो बुलर झील है ये जम्मू कश्मीर में है और ये कैसे निर्माण हुआ है, तो प्लेट टेक्टोनिक से बना हुआ है, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत से बना हुआ है। इनके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी झील जो खारे पानी की है कैस्पियन सागर है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर है, यूएसए और कनाडा में, है ना। देखिए जो यूएसए और कनाडा है ना, वहां पे कई सारे झील जो है, जो झील के मास्टर हैं सब वहीं पे हैं। बूढ़ा बूढ़ा झील जैसे मिशिगन झील का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा ईरी झील भी है एक, है ना। इसके अलावा ओरेंटियो झील है। इस प्रकार से ये सभी के सभी उधर ही मिलेंगे आपको। इसके अलावा झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, लिखा नहीं, लिम्नोलॉजी, क्या कहलाते हैं, लिम्नोलॉजी कहलाते हैं झीलों का अध्ययन। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अजमेर सिंह को किस खेल से संबंधित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, आप लोग बताएंगे कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। अजमेर सिंह धावक है भाई। अजमेर सिंह 1966 में एशियाई खेल में भारत के लिए गोल्ड पदक प्राप्त किए थे भाई, है ना, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आया भी हो। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, वो क्वेश्चन सस्पिशियस था भाई, बाद बाकी सभी आए हैं तो चिंता न करें। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण ये भी बता दिया था, शाहजहां ने करवाया है। लाल किला परिसर में मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया, औरंगजेब ने, ये दिल्ली की बात हो रही है। हुमायूं का मकबरा बेगा बेगम ने करवाया, जो प्रथम मुगल गार्डन मकबरा था। शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया, जो श्रीनगर में स्थित है। शालीमार बाग और निशात बाग का कहानी आपने पढ़ा होगा। फतेहपुर सिकरी मुगलों का प्रथम सुनियोजित शहर था, जो कहाँ पे है, यूपी के अंदर है। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, ये कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर इसमें स्थित है। इसके अलावा T20 मेंस वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और जीता कौन, तो जीता आपका इंग्लैंड। और रनर अप कौन रहे, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान उपविजेता है, तो ऐसे श्रेणी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन, एशिया कप 2022 के विजेता श्रीलंका और उपविजेता पाकिस्तान रहा था। अब T20 मेंस कप वर्ल्ड कप की ओरिजिनेट कब हुआ, शुरुआत कब हुआ, 2007 में, पहला विजेता भारत ही है। T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में। और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में। आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में। याद कैसे रखोगे पता है, एक बार पुरुष आगे एक बार महिला आगे। देखिए T20 वाला में क्या हुआ, पुरुष आगे हुआ,
कि 2007 में स्टार्ट करा लिया गया है ना। और जो बड़का वर्ल्ड कप है 50 ओवर वाला, उसमें जो है 1973 में महिला आगा और 1975 में पुरुष पीछा। तो भाई आपके 2-2 साल का डिफरेंस है ना। और छोटा वाला जो फॉर्मेट है T20, उसमें पुरुष आगे हैं, तो पुरुष तो हमेशा कमजोर है भाई महिला से, तो आप भी जानते हैं है ना। तो इसे आप जो है लॉजिक लगा के मतलब कर सकते हैं भैया, दिल पे मत लेना। T20 वर्ल्ड कप 2023 के विजेता जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है और उप विजेता साउथ अफ्रीका है। ये महिला वाली की बात हो रही भाई, और साउथ अफ्रीका में जो है इसके आपको ऑर्गेनाइज करवाए गए थे, वेन्यू साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा आईसीसी अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप 2023 साउथ अफ्रीका में हुआ था। यहाँ पे विजेता कौन रहे थे, तो आपका भारत विजेता रहे थे, और उप विजेता कौन है भाई, तो उप विजेता इंग्लैंड रहे थे। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि स्वदेश दर्शन योजना 2023 का किससे संबंधित है। अब ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, इसमें मैं 80% हूं, क्योंकि 2-2 योजना तो नहीं पूछे जाएंगे। और जो पहला वाला आप योजना देखा, मान धन वाला, मान श्रम मिशन वाला, वो 100% है। फिर भी स्वदेश दर्शन योजना जो है घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित है। इनके अलावा निम्नलिखित में से जो है पानी की संग्रह की क्या विधि हो सकती है। एक ऑप्शन मिला पशुओं को पानी पिलाना, तो ये तो कोई ऑप्शन नहीं है, पशुओं को पानी हर वक्त क्या पानी पीता रहेगा, है ना, तो भाई ये नहीं होगा। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शन है जो पानी को आप बचा सकते हो या फिर जो है इसे अच्छे काम में लगा सकते हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग हो जाता है ना। इसके अलावा जो छत पे आपने पानी जो जैसे मान लीजिए छत यहाँ से पानी गिर रहा है, यहाँ पे एक पाइप लगा देते हैं और ये पाइप को जो है स्टोर कर लेते हैं पानी को, और जो है गर्मी के दिनों में इससे इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक बढ़िया विकल्प है। इसके अलावा सिंचाई वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये भी एक पानी का है। इसके अलावा कोई पोल बोल्ट से क्वेश्चन आया था इस प्रकार का, मेंस पोल बोल्ट, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आया है। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर लिंक काम नहीं किया तो टुडे एग्जाम डायरेक्ट आपको सर्च करना है, जिसमें टी कैपिटल रहेगा और सब स्मॉल रहेगा, इसमें जो है ई कैपिटल रहेगा और सब स्मॉल रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारे आइकन आपके कलाम साहब जो हैं यहाँ पे इमेज में दिखेंगे आपका डीपी में, तो वाला ज्वाइन कर लेना है, जिसपे 8,500 सब्सक्राइबर है। मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।